कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, अगर कोई पति पत्नी है तो उनके बीच के शारीरिक संबंध हमेशा ही सही होते हैं? अगर उनके बीच प्यार नहीं, पत्नी की इच्छा के खिलाफ है, तो क्या वो बलात्कार नहीं कहलाएगा? मूवी स्ट्राइप के अनगिनत कहानियों के पिटारे से आज है 2023 की थाई मूवी द लास्ट वाइफ, डायरेक्टर विक्टर वू, IMDb 6.3। कहानी है एक गांव की रहने वाली गरीब लड़की लिन की। उस गांव से जुड़ी एक कविता बहुत मशहूर है जो वहाँ का हर बच्चा गाता है। लिन की शादी हो रही है। पूरे गांव वालों ने कभी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। उसकी शादी एक गवर्नर से हो रही है जिसकी पहले से 2 और बीवी है। क्योंकि उन दोनों से उसे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए अब वो तीसरी शादी कर रहा है। लिन की किस्मत बदलने के लिए गवर्नर की ओर से एक शमन को उसकी नजर उतारने के लिए भेजा गया है। उसके बाद उसे गवर्नर के घर पे ले जाया गया। लिन शादी का जोड़ा पहने बैठी है कि तभी गवर्नर कमरे में घुसा और सीधा उसके साथ संभोग करता है। कुछ समय बाद लिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। गवर्नर खुशी से कहता है, मेरा बेटा आ गया, जरा मैं भी तो उसे देखूं। ये क्या, एक लड़की? कहानी 7 साल आगे बढ़ गई। लिन पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती है। उसकी 6 साल की बेटी डोंग भी माँ को देख देख पूजा घर की सफाई करने लगी। तभी गवर्नर की पहली बीवी आकर छोटी डोंग को डांटने लगी। लिन ने जल्दी से खुद की गलती बताकर माफी मांगी। पहली बीवी को डोंग एक नजर नहीं भाती क्योंकि वो एक लड़की है, इसलिए उसे भला बुरा परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी घर का वारिस यानी लड़का पैदा करने के लिए रोज रात को गवर्नर लिन के कमरे में आता है। इस बार पहली बीवी के पिता की भेजी गई एक तरह की दवाई दोनों को पिलाई गई। हमेशा की तरह लिन अपने कमरे में सारी तैयारियां कर लेटी हुई है। कुछ देर बाद गवर्नर आया और संभोग करके चला गया। लिन जब से यहाँ आई है, हंसना मुस्कुराना भूल गई है। ऐसा लगता है मानो किसी आजाद पंछी को कैद कर लिया गया हो। गवर्नर उसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो उस गरीब को लाया ही है सिर्फ लड़का पैदा करने के लिए। उसकी जगह वहाँ नौकरानी से कम नहीं है। अगले दिन गवर्नर और उसकी दोनों बीवी खाना खाते हुए बात कर रहे हैं कि 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उस मनहूस के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि अफवाह सच है, बीच में ही दम नहीं है। गवर्नर बिलक गया। अब जिसने भी कहा कि बीच में दम नहीं है, मैं उसका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। अपने दोनों बीवी को सुनाता है, ये सब तुम लोगों की ही गलती है। अगर तुम्हारे बागीचे सुने ना होते तो ये दिन आता ही नहीं। सूप ला रही लिन से गवर्नर टकरा गई। उसने गुस्से में लिन को ऐसे धक्का मारा कि पास की दीवार में लिन का सर जाकर लगा और उसके सर से खून बहता है। मगर किसी को भी इस बात की परवाह नहीं। डोंग ये सब देख रही है। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। एक दिन लिन अपनी बेटी को लेकर बाजार आई, जहाँ लिन को एक जानी पहचानी आवाज एक शख्स दिखा जिसका वो पीछा करने लगी। और कुछ दूर चलने के बाद, अरे नहान, तुम कब वापस आए? नहान उसे देख चौंक गया। मैं कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, लिन बोली। काफी वक्त हो गया है उस पल को जब हम आखिरी बार मिले थे। नहान की आंखों में एक दर्द दिख रहा है। मन में बहुत कुछ है, लेकिन जुबान खामोश है। इतने में डोंग भी वहाँ आ गई। लिन ने उसे नहान से मिलवाया और वापस घर आ गई। रात हो गई। तेज बारिश की आवाज की गूंज में लिन भी अपने बचपन की यादों में खो गई। लिन और नहान का बचपन एक ही गांव में साथ बीता है। नहान ने लिन की कदम कदम पर मदद की है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब चले आते गए। वो लम्हा भी याद आया जब नहान ने उसे पहली बार चूमा था। यहाँ तक कि जब लिन की माँ बहुत बीमार हो गई थी, तब वो नहान ही था जिसने उसकी मदद की थी। लिन का परिवार बहुत ही गरीब है। उनके पास अच्छे खाने तक के पैसे भी नहीं थे। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। अगले दिन नहान को याद कर लिन सज सवर कर फिर से उसे देखने बाजार गई। नहान बाजार में केकड़े बेच रहा है। लिन उसे मिलने जा ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी आ गई और लिन फिर उसे लेकर वापस अपनी माँ के घर आ गई। रात के खाने पर लिन ने नहान का जिक्र छेड़ा। वो 7 साल बाद वापस घर आया है। लिन के माँ बाबा भी उसके यहाँ आने की बात जानते हैं। लिन के बाबा बोले, ना जाने वो यहाँ क्या करने आया है, लगता है अपने परिवार की कब्र की देखरेख करने आया है। लिन के माँ बाप लिन को खुशकिस्मत मानते हैं कि उसकी शादी नहान से नहीं हुई, क्योंकि वो तब भी गरीब था और आज भी गरीब है। उस रात लिन को नींद नहीं आ रही। काफी तेज बारिश हो रही है, साथ ही साथ बिजली भी कड़क रही है। मगर तब भी लिन उठकर भागते हुए नहान के घर जा पहुंची। लिन ने उससे हालचाल पूछा। नहान ने भी दुनिया भर घूमकर बहुत पैसे कमाए, मगर कुछ गलत लोगों की संगत में पड़कर सारे कमाए पैसे उसने खो दिए।
लिन से वो खफा है, गुस्सा है। वो कैसे उससे वादा करके किसी और से शादी कर सकती है। वो एक बार फिर से अकेला हो गया है। लिन जब वापस जाने लगी तो वो उसे भला बुरा कहने लगा, जिसके बाद लिन ने उसे बताया कि ये शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं की है। दरअसल एक दिन चोरी के जुर्म में लिन के पिता को गिरफ्तार कर गवर्नर के सामने पेश किया गया। अपने बाबा को और मार खाते हुए लिन देख न सकी। घर पर माँ बीमार होने की वजह से ही लिन के पिता ने खाने का सामान चोरी किया था ताकि अपनी पत्नी को वो बचा सके। जब गवर्नर उसे सजा सुना रहा होता है तभी लिन वहां दौड़कर आ गई, जिसे देख उसने लिन को अपने पिता की सजा की बात करने के लिए अकेले में बुलाया। लिन ने हाथ जोड़कर उसके पिता को छोड़ देने की विनती की और तभी गवर्नर का अकाउंटेंट बोला, जरूर हमारे गवर्नर बहुत ही रहमदिल है। अगर तुम उनसे शादी कर लो तो वो तुम्हारे पिता की सजा माफ कर देंगे। जिस दिन लिन गवर्नर से शादी करेगी उसी दिन उसके बाबा भी आजाद हो जाएंगे और अगर उसने किसी से भी कुछ कहा तो उसके पिता की सजा मौत से भी बदतर होगी। और मजबूरन लिन को गवर्नर से शादी करने के लिए तैयार होना पड़ा। वो नहीं चाहती कि नाहान उसे नफरत करे। सारी सच्चाई जानकर नाहान ने रोते हुए लिन के आंसू पोंछे और गले से लगा लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के आगोश में बिताई। अगले दिन से लिन का चेहरा खिल जाता है। वो गाने मुस्कुराने लगी है। पहली बीवी के डांट पे भी अब वो मुस्कुराती है। लिन के कुछ दिन ऐसे ही खुशियों में बीतते हैं, मगर एक दिन फिर उसे गवर्नर के साथ रात बिताने के लिए तैयार होना पड़ा, जिससे उसकी सभी कड़वी यादें ताजा हो गई। उसे समझ आ गया कि जिन चीजों के लिए वो खुश हो रही है वो सब तो सिर्फ चंद लम्हों की खुशियां हैं, क्योंकि उसकी असल जिंदगी तो उस गवर्नर के घर पर है जो उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं और सिर्फ उसके शरीर का इस्तेमाल करता है। लिन कई दिनों तक नाहान से मिलने नहीं आई। परेशान होकर वो उसके माँ बाबा के घर पहुंचा और पता चला कि लिन के वहाँ आज एक बड़ी दावत है। वो उसी में व्यस्त है। अब नाहान लिन के घर में एक काम करने वाला बनकर घुस जाता है। दूसरी तरफ लिन पूरी मेहनत से रसोई घर में मेहमानों का खाना बनवाने में लगी हुई है। तभी नाहान को वहाँ काम करता देख वो दंग रह गई और उसे जल्दी से अपने कमरे में ले आई। लिन उसे इस तरह मिलने आने के लिए मना करते हुए बोली, जब मैंने उस दिन वापस आकर गवर्नर के घर में कदम रखा उसी दिन मैं समझ गई कि ये खुशियाँ सिर्फ कुछ पलों की है। मेरी जिंदगी इसी घर की चौखट तक सीमित है। मैं यहाँ पर कैद हूँ। मुझे डॉन्ग के बारे में भी सोचना होगा। हम जितना नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा तड़पेंगे। नाहान बोला, तुमने इस घर में पहले ही बहुत जुल्म सहे हैं। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देखना चाहता। और एक बार दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी दूसरी पत्नी लिन को आवाज देते हुए आई। लिन ने दरवाजा खोला। दूसरी बीवी उसे गवर्नर के पास ले जाने आई है। लिन कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर वहां से चली गई। जब अलमीरा में छुपा नाहान कमरे से बाहर निकल रहा होता है तब वहां एक काम करने वाली लड़की ने उसे देख लिया। अब लिन तैयार होकर सबसे मिलने आई। बाकी गवर्नर्स जो दावत में शामिल है उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसका बनाया हुआ खाना उन्हें काफी पसंद आया। वो उसके काम और उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे हैं, जिसे सुन पहली बीवी मन ही मन कुढ़ रही है। वो चाहती है कि सब उसकी तारीफ करे, उसकी बात सुने, उसे ही देखे, इसलिए वो अपने सामने किसी की भी तारीफ नहीं सुन सकती। उसी रात गवर्नर अपनी पहली और दूसरी बीवी के साथ बैठा है और पहली बीवी उसे लिन के खिलाफ खूब भड़काती है, क्योंकि आज उसकी तारीफ हुई है। गुस्सा होकर गवर्नर भी लिन को डंडे से बहुत मारता है। उसे मार खाता देख पहली बीवी को सुकून मिल रहा है। लिन ने पिछले 7 साल से एक भी बच्चा नहीं दिया है और अगर इस घर को लड़का नहीं मिला तो गवर्नर की पोस्ट भी नहीं बढ़ेगी। कहा जाए तो पहली बीवी की ही इस घर में चलती है। लिन को सबक सिखाने के लिए उसने उसकी बेटी को सजा दी। रात भर ठंड में बाहर रहना होगा उसे, क्योंकि वो लिन को तो कुछ नहीं कर सकती। लिन भी पूरी रात सुबह होने तक वहीं बैठी रही। उस पे हो रहे इस जुल्म को देखकर घर के नौकर को भी बुरा लग रहा है। कुछ दिन बाद लिन नाहान के पास आई। वो गवर्नर के घर से भागने का सोच रही है, क्योंकि अब उसकी बेटी पे भी अत्याचार शुरू होने लगे हैं और ये वो नहीं सह सकती। नाहान भी उसका साथ देने को तैयार है। वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काम मुश्किल है, क्योंकि एक बार वो भागे तो गवर्नर पूरे लोगों को लगा देगा लिन को ढूंढने में। नाहान ने कहा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमें गवर्नर से बचा सकता है, मगर उन्हें पैसे देने होंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लिन बोली, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। मुझे पता है गवर्नर कहाँ तिजोरी की चाबी रखता है। अब सबके सो जाने के बाद लिन धीरे धीरे रोज गवर्नर की तिजोरी में से कुछ पैसे निकालने लगी, ताकि किसी को शक भी ना हो। एक दिन जब अकाउंटेंट पैसों की गिनती कर रहा होता है
तो हिसाब में उसे पैसे कम मिले। उसने गवर्नर को भी ये बात बताई कि कोई तो पैसे चुरा रहा है। गवर्नर गुस्से से पागल हो गया और ऐलान किया कि जिसने भी उसके पैसे चुराए हैं वो उस आदमी का गला कटवा देगा। ये सब सुन लिन बहुत ज्यादा डर गई और नाहान से मिलने जा पहुंची, लेकिन इस बात से बेखबर है कि वो अकाउंटेंट भी उसका पीछा कर रहा है। उसे लिन पर शक था और वहां उसने उन दोनों की बातें सुन ली। लिन नाहान को पैसे वापस कर देने की बात कर रही है, पर नाहान कहता है, चिंता मत करो, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे, बस तुम कोई और शक वाले काम मत करना। तभी नाहान को बाहर कुछ आवाजें आई। देखा तो अकाउंटेंट है वहाँ। उसने उसे पकड़ लिया। दोनों में लड़ाई होने लगी। वो लिन को मारने ही वाला होता है कि पीछे से नाहान ने उसे चाकू से मार डाला। ये क्या अनर्थ हो गया, नाहान भी यकीन नहीं कर पा रहा है। अब दोनों ने मिलकर उसकी लाश को एक पेड़ के नीचे दफना दिया। इसके बाद लिन को हर पल हर जगह उस अकाउंटेंट का मरा चेहरा दिखने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन रहने लगती है। अकाउंटेंट के लापता हुए 2 हफ्ते हो गए। पता लगाने की आखिर क्या हुआ है। गवर्नर के घर मिस्टर कीन को छानबीन करने भेजा गया है। मिस्टर कीन ने लिन से कुछ सवाल पूछे। लिन घबराई हुई है। उसी रात उसने एक नौकरानी को मिस्टर कीन से बात करते हुए सुन लिया कि दावत वाले दिन उसने नाहान को तीसरी मालकिन यानी लिन के कमरे से बाहर आते हुए देखा था। अगले दिन मिस्टर कीन नाहान से मिलने बाजार गया और उससे भी कुछ सवाल पूछे। उसने सारे जवाब तो दिए, लेकिन डर तो उसे भी बहुत लग रहा है। अब वो लिन से मिलता है। लिन नाहान को यहाँ से भाग जाने को कहती है, लेकिन अगर लिन भागा तो मतलब जुर्म कबूल करना हुआ। नाहान ने लिन से लाश की जगह बदलने को कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल मिस्टर किन उसके घर तक भी पहुंच जाएगा और लाश उसके घर के सामने ही दफनाई गई है। तुम चिंता मत करो लिन, कुछ दिनों बाद जब सब ठीक हो जाएगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर किन भी अपनी छानबीन आगे बढ़ा रहा है और सारी चीजें उसके सामने खुलने लगी। रात में जब नाहान लाश की जगह बदल रहा होता है, तभी वहाँ मिस्टर कीन भी आ गया। मिस्टर कीन बोला, इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो और इतना पसीना क्यों आ रहा है? नाहान ने जवाब में कहा, मैं तो बस थोड़ा बाहर की हवा खाने जा रहा हूँ, अंदर बहुत गर्मी है ना। अच्छा पता है तुम्हें, मैंने जिस केस के बारे में बताया था वो तो काफी मुश्किल केस है, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। झट से नाहान बोल पड़ा, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं किसी के खून के मामले में भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और शिकार फंदे में फंस गया। पर मैंने तुम्हें कब बताया कि उसका खून हुआ है? ये सुनते ही नाहान तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। मिस्टर कीन भी उसके पीछे भाग रहा है। आखिर में मिस्टर कीन बोला, भले ही तुम भाग जाओ मगर लिन तो यहीं पर है। ये सुन नाहान आत्मसमर्पण कर देता है और सारा इल्जाम उसने अपने सर ले लिया। अब मिस्टर कीन लिन से बात करने आए। उसे लिन और नाहान की सारी सच्चाई के बारे में पता चलने के साथ साथ लिन पे हुए जुल्मों का भी पता चला और इसे देखते हुए उसने गवर्नर से सिर्फ नाहान को दोषी और लिन को निर्दोष बताया। मगर ये सुनकर तो पहली बीवी आग बबूला हो उठी। वो चाहती थी कि लिन को भी सजा हो। अब मिस्टर किन बोला, अगर पहली मैडम को ऐसा लगता है तो मैं इस केस की और तहकीकात करूंगा, तो फिर मुझे सारे ही राज खोलने भी पड़ेंगे, जिसमें 7 साल पहले तीसरी मैडम पे हुए जुल्म भी शामिल होगा। धोखे से उनसे शादी करना, क्यों गवर्नर? और इसके बारे में अगर ऊपर के अफसरों को पता चला तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिस ऊंचे पद का आप सपना देख रहे हैं वो तो पूरा होने से रहा। और अगर तीसरी मैडम और नाहान के नाजायज रिश्ते सबके सामने आ गए तो भी आपकी बहुत बदनामी होगी। धूर्त और स्वार्थी गवर्नर एकदम से पलट गया और मिस्टर किन से बोला, आप जज को ये कहे कि ये मामला पूरी तरह से मिट चुका है और सिर्फ नाहान ही दोषी है, लेकिन पहली बीवी को ये मंजूर नहीं है। मिस्टर किन का काम वहाँ खत्म हो गया और वो वापस चले गए। लिन नाहान से मिलने आए। हमें अपनी योजना के मुताबिक ही चलना होगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें सजा देने के बाद वो मुझे कुछ ना करे। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। नाहान उसे बार बार ये खतरा उठाने को मना करता है। तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये सब किया है। तुम मेरी जिंदगी का वो अनमोल तोहफा हो जिसे मैं कुछ होने नहीं दे सकता। और तभी लिन ने चौंका देने वाली बात कही, मैं कैसे अपने बच्चे के पिता को मरने दे सकती हूँ? जी हाँ, डोंग लिन और नाहान की बेटी है और वो अफवाहें बिल्कुल सच है कि गवर्नर ही बांझ है। इसके बाद रात में लिन ने गवर्नर की एक लाल रंग की किताब चुराई, जिसमें गवर्नर के सारे काले धंधे, काले पैसों का लेखा जोखा है। वहाँ उसे पहली बीवी ने देख लिया और उसे उस पर शक होता है। उसके हाथ में वही लाल किताब देख उसे छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और उसने लिन के पेट में 3-4 बार चाकू मारा।
लिन ने भी उसे ऐसा धक्का दिया कि सामने पड़ी लालटेन की आग के लपटों में वो जलने लगी। कहा जाए तो वो अपने ही गुस्से और जलन की आग में जल रही थी। अब लिन की तलाशी शुरू हो गई। हर जगह पहरेदार उसे ढूंढ रहे हैं। भागते हुए लिन को दूसरी बीवी ने देख लिया, लेकिन पकड़वाने की बजाय वो उसकी मदद करती है। कहीं न कहीं उसे लिन से हमदर्दी थी। पूरी रात छुपने के बाद अगले दिन लिन खुद गवर्नर के पास आई और बोली, तुम्हारे सारे गलत कामों का काला चिट्ठा मेरे पास है, वो लाल किताब। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं कह रही हूँ तो तुम सारी जिंदगी जेल की हवा खाओगे। गवर्नर बोला, तुमने मेरी बीवी को मार डाला, तुम्हें लगता है कि उसका पिता तुम्हें छोड़ देगा? दरअसल उसकी पहली बीवी किसी बड़े अफसर की ही बेटी होती है, इसलिए तो गवर्नर भी उसकी सुनता था। लिन ने गवर्नर को धमकी दी, तुम्हें तो अच्छे से पता है ऐसी चीजों को कैसे संभालते हैं, तुम्हें तो आदत है ना। सबसे पहले नहान को आजाद करो और आज के बाद से मेरे और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। हम बस शांति से रहना चाहते हैं। अब यहाँ लिन अपनी माँ के घर पर है। डॉक्टर ने उसके जख्म देखकर अफसोस जताया कि वो बस अब कुछ पलों की ही मेहमान है। लिन ने बिना देरी किए नहान और अपनी बेटी को साथ बुलाया और उसने अपनी बेटी को बताया कि नहान ही उसके असली पिता है। आज से वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ला कर देंगे। तुम्हारी माँ अब आराम करना चाहती है। मैं बहुत थक चुकी हूँ मेरी बेटी, मेरे जाने का समय हो गया है। डोंग रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई। यहाँ नहान के भी आंसू नहीं रुक रहे। इसके बाद वो उसे अपने पूर्वजों के मंदिर ले आया, जहाँ दोनों ने मिलकर प्रार्थना की। लिन खुश है कि एक दिन के लिए ही सही मैं तुम्हारी बीवी तो बनी, जिसका इंतजार दोनों ने बहुत किया है। नहान को अपनी बेटी के लिए जीना होगा, अपने प्यार की निशानी। तीनों साथ बैठे हैं। लिन ने अपना सर नहान के कंधों पर रखा और एक गहरी सांस ली। डोंग के सर पर हाथ फेरते फेरते उसने दम तोड़ दिया। इधर गवर्नर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने नहान को ढूंढने अपने आदमी लगा दिए और ये बात लिन जानती थी, इसलिए उसने वो लाल किताब सुरक्षित हाथों से मिस्टर कीन को भिजवा दी, जिसे पढ़कर मिस्टर कीन गवर्नर को पकड़कर ले गया। पूरा गांव गवर्नर पर थू थू कर रहा है। कहानी के आखिर में नहान अपनी बेटी डोंग और लिन के बूढ़े माँ बाप को लेकर दूर कहीं बसेरा बना लेता है, जहाँ नहान डोंग को वही कविता सुना रहा है जो अक्सर लिन गाया करती थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें दोस्तों। अगली कहानी आने तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।